हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 1 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस अध्याय की शुरुआत में हम सबसे पहले समतल में गति किसे कहते हैं उसको समझेंगे। वैसे हमने पिछले अध्याय में इसका थोड़ा सा अध्ययन किया था। और उसके बाद अदिश एवं सदिश राशियों और सदिश राशियों का निरूपण किस तरीके से किया जाता है उन चीजों को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समतल में गति, जिसको कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, प्लेन यानी समतल। तो उससे पहले हमने पिछले अध्याय में सरल गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन भी जिसे कहते हैं उसके बारे में सीखा था। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को दिखाने के लिए हमें केवल एक विमा की जरूरत होती है, जैसे एक्स वाई जेड, किसी एक की जरूरत होती है। हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते थे कि वहां पे जब हमें एक विमा की जरूरत होती है उसी से हम सारी की सारी पूरी एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करते थे। जैसे हम दूरी को प्रदर्शित करते थे, विस्थापन, उसके बाद चाल, वेग, इन त्वरण, इन सभी का प्रदर्शन करते थे। लेकिन जब हम समतल में गति की बात करते हैं अर्थात जिसे हम द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, इस समतल में गति के लिए हमें दो चरों की जरूरत होती है, यानी दो विमाओं की जरूरत होती है। आप कहते हैं किसी एक प्लेन में हमें एक्स की भी जरूरत है, हमें वाई की भी, या वाई जेड जैसे भी। तो यहाँ पे अगर हमें एक्स और वाई की जरूरत है तो यहाँ पर हमें उन किसी भी वस्तु की गति को दिखाने के लिए, किसी भी व्यक्ति की गति को दिखाने के लिए, जब हम गति को दिखाने के लिए दूरी, चाल, विस्थापन, त्वरण, इन सभी को परिभाषित करते हैं, तो यहाँ पर हमें उसकी गति को एक्स वाई प्लेन में डिफाइन करना होता है। तो हम केवल सरल रेखीय गति में जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था वैसे नहीं कर सकते वहां पे। क्योंकि हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सरल रेखीय गति होती है, सरल रेखीय गति में क्या होता है, हम एक सरल रेखा में गति करते हैं तो हम आगे या पीछे गति करते हैं। तो वहां पे तो हम दिशा को बताने के लिए हम देखते हैं कि ये प्लस डायरेक्शन में है और ये माइनस डायरेक्शन में, यानी मूल बिंदु से आगे पीछे ले लेते हैं। लेकिन अब हमें जब गति को दिखाना है तो वो इस प्लेन में है, समतल में गति है। तो इस गति को दिखाने के लिए, इस गति में इन सारी राशियों को परिभाषित करने के लिए हमें ऐसी भौतिक राशियों की जरूरत है, को डिफाइन करने की जरूरत है जिनमें दिशा भी इंक्लूड हो। अब याद कीजिए दिशा किस में होती है, मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताई हुई है उन राशियों के बारे में, क्योंकि वेग, त्वरण, ये सब भी वही राशियां होती हैं, सदिश राशियां। तो हमें समतल में गति को डिफाइन करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त भौतिक राशियों का अध्ययन करना होता है, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सदिशों की जरूरत होती है, कुछ वेक्टर्स की जरूरत होती है। अब ये सदिश क्या होते हैं? हमने पढ़ा है कि सदिश राशियां बहुत सारी होती है। जैसे मैं हमने विस्थापन पढ़ा था, हमने वहां पे भी कहा था दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। लेकिन इन सदिशों की आवश्यकता हमें अभी क्यों है, वो हम पढ़ने वाले हैं समतल में गति में इन सभी भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारी किसी भी वस्तु की गति को डिफाइन करती हैं। तो सदिशों की सहायता से हम इन सभी का अध्ययन करेंगे, ये जो हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब अदिश एवं सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, इससे आप परिचित हैं तो इसमें ज़्यादा हम समय नहीं व्यर्थ करेंगे। हमें पता है अदिश राशियाँ जिन राशियों में मात्र परिमाण होता है। परिमाण यानी कि, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक संख्या और एक मात्रक। तो वो जो संख्या लिखी जाती है, जैसे हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर, तो जो किलोमीटर है वो मात्रक बता रहा है, लेकिन जो वो 10 है यानी वो संख्या है, वो आपका परिमाण को बता रहा है। तो इसमें हमें ये नहीं बोला कि 10 किलोमीटर अब आगे जाइए या इस दिशा में जाइए, उस दिशा में। तो ऐसी हमने बहुत सारी राशियां पढ़ी है, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द्रव्यमान, समय आदि, इनको बहुत सारी राशियां हैं, चाल है, इनमें आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से हम एक और चीज, क्योंकि जब हम सदिश राशियों में बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए आप अदिश राशियों में गणितीय संक्रियाएं कैसे करते हैं। ये हम सभी को पता है। नॉर्मली हम शुरू से जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल अगर नंबर है तो उनको कैसे जोड़ते हैं। तो अदिश राशियों का जोड़ कैसे करते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा? आप फटाफट से 2 × L + B से जो पूरा निकाल के मुझे बता देंगे कि कितना है। तो आप खैर निकालिएगा यहाँ पे कितना आ रहा है आपका परिमाप। तो सीधे सीधे आपने गुणा, आपने जोड़ा और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। तो सीधे सीधे आपने जोड़ा है एल और बी को और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से क्योंकि वो अदिश राशियां थी, क्योंकि उनके पास हम ये नहीं डिफाइन करना था कि उसकी दिशा किस तरफ है, केवल उनके पास एक नंबर था, यानी उनका परिमाण था। अब अदिश राशियों को घटाते कैसे? जैसे एक दिन के लिए, एक दिन का अधिकतम तापमान इतना था,
और न्यूनतम तापमान आपके पास इतना था। अगर मैं कहूँ इनका अंतर कितना है, अंतर यानी कि आप माइनस करेंगे, तो आप जब इनका अंतर देखेंगे तो आप नॉर्मली ज़्यादा वाले में से छोटे वाले मतलब जो कम था उसको माइनस कर देंगे, यानी आपने नॉर्मल माइनस की। आप इसको भी करके देखेंगे तो नॉर्मल माइनस आपने किया, क्योंकि वो अदिश राशि है। हम ये नहीं कह रहे कि अधिकतम तापमान इस दिशा में है, न्यूनतम तापमान इस दिशा में है, हम केवल एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब अगर आप अदिश राशियों के गुणा करेंगे, जैसे हमने कहा कि किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना हो जाएगा? अब घन का आयतन a क्यूब होता है, तो आप वहां से उसका आयतन निकाल लेंगे, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10। उन सभी को नॉर्मली आप गुणा करके लिख देंगे और उसके आगे उसका मात्रक लिख देंगे। कोई आपने दिशा के लिए कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं किया। इसीलिए अदिश राशियों के लिए गणितीय संक्रियाएं करना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से आप अदिश राशियों का भाग कीजिए। ये सब क्यों मैं ये बता रही हूँ, जैसे आयतन यहाँ पे, क्योंकि वो उन संक्रियाओं को लिए हुए है। जैसे यहाँ पर आयतन में आप गुणा कर रहे थे, अब भाग में जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, आ, भाग में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है घनत्व का, यहाँ पे आयतन तो यहाँ से निकल जाएगा आपके पास, यहाँ पे होना चाहिए था घनत्व, यहाँ पे, क्योंकि आयतन तो यहाँ से निकल जाएगा घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान यानी m अपॉन v। तो m आपके पास ये दे दिया और आयतन आपके पास यहाँ से निकल जाएगा। खैर, आयतन में पहले आप उसे मीटर में भी बदलेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में है, वही वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो खैर, आप जब m को v से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ नॉर्मली ही आपको भाग करना है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिशा के बारे में नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है, मतलब ये नॉर्मल जो एग्जाम्पल है, जैसे आपको ये दिखाने के लिए कि ये अदिश राशि है। क्योंकि जब हम सदिश राशियों में जाएंगे वहां पर ये सारी चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि अदिश राशियों में कैसा होता है, और अब हम जो ट्रांजिशन करने वाले हैं सदिश राशियों में, वहां क्या चीजें होती है। तो खैर, ये तो आपको पता ही है कि जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है उसको हम सदिश राशियां कहते हैं, क्योंकि परिमाण तो आपका अदिश में भी होता है लेकिन दिशा वहां पर नहीं होती है। अब इसके हम एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, जैसे इसको एक संख्या से भी व्यक्त करेंगे, उनके मात्रक से भी, प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, यानी दिशा। ऐसे हम उस भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे। अब जैसे इसके एग्जाम्पल में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, आगे भी अब और देखेंगे, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए, हमने किसी के मन में ये डाउट हो सकता है कि हमने जो एक दिशा में गति देखी थी, यानी सरल रेखा में गति देखी थी, वहां पर भी हमने इन सारी राशियों को व्यक्त किया था। तो यहाँ पर ही इनको बहुत डीपली समझने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वहां पर भी हमने इन्हें व्यक्त किया था, वहां पर भी ये सदिश राशियां ही थी, लेकिन वहां पर हमें इतनी खासा जरूरत दिशा की नहीं होती थी, केवल प्लस माइनस करके। क्योंकि आप जब सरल रेखा में गति करते तो या तो आप आगे चलते हैं या तो पीछे, तो आप सरल रेखा को इस तरीके से दिखा सकते थे कि आप ऐसे आगे चल रहे हैं, ये पीछे, यानी कि प्लस और माइनस में। लेकिन यहाँ पर आप जब एक समतल में गति करते हैं तो यहाँ पर आपको दिशा की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर समतल में गति को मतलब दिखाने के लिए, अध्ययन करने के लिए, इन सदिश राशियों पर हम इतना फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। अब दिशा की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी कार का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नॉर्मली अगर मैं सरल रेखीय गति में होती तो मैं ये बता देती कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे है, आगे है, पीछे है, बस इतना। लेकिन जब हम किसी समतल में गति की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या वेग से किस दिशा में चल रही है, ये हम जरूर बताएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जरूर बताएंगे। और ये तो आपको खैर पता ही है कि ये इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, इसका मतलब ये बैठता है। तो यहाँ पर दिशा की जरूरत पड़ती है। अब सदिश राशियों में संक्रियाएं कैसे होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। देखिए, सदिश राशियों में हम जब भी संक्रियाओं को पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसके कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं। जैसे त्रिभुज नियम होता है, मतलब जब आप सदिशों को जोड़ेंगे तो उसका एक त्रिभुज का नियम होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, और घटाने के भी कुछ नियम होते हैं। घटाने का नियम खैर इसी में ही इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम उसे अलग से नहीं इंक्लूड करते, पर हम उन सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दिशा का फैक्टर होता है, इस वजह से। अब हम एक और चीज देख लेते हैं इस वीडियो में, सदिश राशियों का निरूपण। यानी आप जब सदिश राशि, किसी भी सदिश राशि को लिखते हैं तो आप किस तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, अभी तक हमने सदिश राशि ऐसे लिखी, ये वेग है, लेकिन जब मैं इसका निरूपण करूंगी तो मैं इसका निरूपण करने के लिए इसको किस तरीके से प्रदर्शित करूंगी, इस तरीके से, यानी कि उस सदिश को लिखूंगी और उसके ऊपर इस तरीके से तीर लगा देंगे, तो ये उसका सदिश रूप में निरूपण हो जाएगा। आगे देखते हैं,
किसी सदिश का परिमाण या परममान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसकी होगी, परिमाण जिस संख्या जो पूरी की पूरी उसमें है वो कितनी होगी, उसको लिखने का तरीका होता है कि हम उसको मॉड के अंदर, मॉड जो आप मैथ्स में भी यूज करते हैं, तो ऐसे मॉड लगाएंगे दोनों तरफ दीवारें और बीच में उसको लिख देंगे, तो ये उसका परिमाण हो जाएगा। कैसे निकालते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी केवल हम निरूपण देखते हैं कि कैसे उसको व्यक्त करते हैं। इसके बाद ये जो परिमाण होता है जब आप इसे निकालते हैं, क्योंकि ये एक संख्या आती है, तो ये आपके पास एक अदिश राशि होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, यानी कि ग्राफीय निरूपण, जैसे ये तो आप नॉर्मली जब किसी क्वेश्चन में भी लिखेंगे तो ये ऐसे ही लिखेंगे, पर ग्राफीय निरूपण आप किस तरीके से करेंगे ग्राफ में, तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। आपने ऐसे खींचा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप, और यहाँ पे मैं अपना बना रही हूँ, तो ये जिस तरीके से आपने खींची, तो ये जो पॉइंट होगा आपका, यहाँ से आपने ऐसे नहीं किया ना, ऐसे आपने क्या किया, ऐसे और फिर ऐसे, तो यहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, और ये इसका एंड पॉइंट है, तो जो, और फिर ये आपका सदिश हो गया, तो ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसे ओरिजिन, टेल या पुच्छ कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट होता है उसको आप शीर्ष कहते हैं, या इसको आप हेड कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब आप दो सदिशों को लिखेंगे, तो एक सदिश ऐसे लिखा, फिर दूसरा सदिश यहीं से इसके एंड पॉइंट से मैच किया, उसका दूसरे वाले का स्टार्टिंग पहले वाले के एंड पॉइंट से मैच किया, तो इस तरीके से आप किसी भी सदिश का निरूपण ग्राफीय रूप से करेंगे। तो ये पुच्छ यानी कि जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और ये हेड जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, ठीक है। ये हमने नॉर्मली सदिश राशियों का निरूपण देख लिया। तो आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि सदिशों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। सदिशों की आवश्यकता हमें पूरी समतल में किसी भी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए जो राशियां हमें लगती हैं, यानी जिन राशियों से हम उसकी गति को प्रदर्शित करते हैं, उन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें सदिशों की जरूरत होती है। ये हमने देख लिया कि क्यों हमें सरल रेखीय गति या एक विमीय गति, जिसको हमने पिछले अध्याय में डिटेल से समझा है, उसमें ये ऐसा क्यों नहीं होता, वो हमने समझा। फिर हमने अदिश और सदिश में फ़र्क समझा कि क्या इनमें भिन्नता होती है। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर यानी अदिश और सदिश यानी वेक्टर। तो जिन राशियों में संख्या उनके मात्रक द्वारा उनको व्यक्त किया जाता है, केवल उनमें परिमाण की ज़रूरत होती है, तो वो अदिश राशियाँ। लेकिन जिनमें परिमाण के साथ-साथ मात्रक तो ख़ैर होता ही है, लेकिन दिशा की भी ज़रूरत होती है, उन राशियों को आप सदिश राशियाँ कहते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ कि हम जो भी हमने सबसे पहले चैप्टर से पढ़ा था, ये जो चीज़ है, यहाँ तक की चीज़ हमने पिछले पहले चैप्टर में पढ़ी थी। फिर जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, वो हमने एक सरल रेखा में गति को पढ़ा। फिर हमने दिशा के एक फैक्टर को ऐड किया इस पर्टिकुलर अध्याय में। तो सारे के सारे जो अध्याय होते हैं किसी भी किताब के, किसी भी क्लास के, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पकड़ पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि केवल इस क्लास में सीख लिया और आगे नहीं सीखा। तो हर एक चीज़ को जोड़ जोड़ के समझना है, क्योंकि वो आपके आगे के लिए भी अच्छे से काम आएगी। तो ये सदिश राशियाँ होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि अदिश राशियों में गणितीय संक्रियाएं नॉर्मली जो सामान्य बीजगणित में होता है कि कैसे आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, अलजेब्रा में जैसे होता है वैसे ही आप सिंपल सा करते हैं। और सदिश राशियों में संक्रियाएं, उनके कुछ नियम होते हैं, जैसे आप त्रिभुज का नियम ले लें, समांतर चतुर्भुज का नियम ले लें, और उसके बाद इनको खैर हम डिटेल्स में समझेंगे अगले अध्याय, अगले वीडियो में। और सदिश राशियों का निरूपण फिर उसके बाद हमने सीखा कैसे आप निरूपण करेंगे। इस तरीके से कोई भी सदिश राशि होगी उसके ऊपर आप एरो लगाएंगे। हमने इसका ग्राफीय निरूपण भी समझा, ठीक है। और इसका परम मान यानी कि इसका परिमाण ये हो जाएगा जो एक अदिश राशि होती है। तो अगली वाली वीडियो में हम सदिशों के प्रकार, सदिशों की समता, समता यानी इक्वालिटी, वो किस तरीके से इक्वल है, और स्थिति एवं विस्थापन सदिश, ये सदिशों के प्रकार ही हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।